हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। हम कृतिका हिंदी क्लास 10th चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ है ये, माता का आंचल, पार्ट 2। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चढ़ कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर खेलने उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब वो खाना पीना खा के उठ जाते तो उनके बाबूजी उन्हें कहते हैं कि जाओ, अब तो तुम राजा हो, तुमने सारी चिड़ियाँ चट कर ली हैं, जाओ खेलो। वो उठकर उछलने खेलने लगते। उनका जो रस्सी से बंधा हुआ काठ का मतलब लकड़ी का जो घोड़ा होता है उसको लेके वो ऐसे ही नंग धड़ंग बिना कपड़ों के खेलने कूदने लगते। और जब मैया उन्हें अचानक पकड़ लेती तो वो उनके लाख छटपटाने पर भी वो उन्हें छोड़ती नहीं थी। उनके सर में वो कह रहे हैं कि एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सर में डाल ही देती थी और वे रोने लगते थे। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। वो कहते हैं कि उनकी जो मैया है उनके सर में बहुत सारा तेल लगा ही देती थी और उनकी नाभि में और उनके ये माथे में एक काजल की बिंदी लगाकर उनकी चोटी बना देती और उसमें वो फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। मतलब उनकी माता उनको तेल वेल लगा दे, टिक्कू लगा दे, चोटी बना दे, उसमें रिबन बना के ही उनको पूरा कान्हा बनाकर छोड़ती थी। और शायद लेखक को ये पसंद नहीं था कि उनके सर में इतना सारा तेल लगाया जाए। वो बाहर सिसकते सिसकते बाबूजी के साथ बाहर आ जाते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल ही जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। जब वो बाहर जाते तो उनको उनकी ही एज ग्रुप का, उनकी एज के बाल सखा मिल जाते। वो उनके साथ खेलने लगते। वो अपना रोना वोना सब भूल जाते हैं, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के साथ खेल तमाशे करने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। चबूतरे का जो एक कोना होता था ना, उसको वो नाटक घर बना लेते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच होती। उनके बाबूजी जिस चौकी पे बैठ के स्नान करते थे वो उसको अपना रंगमंच बना लेते। उसी पर सर खंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मट्टी जलेबियाँ बन जाती। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। टीकरों के बटखेरे, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए जाते। हम ही लोग जमींदार भी होते, हम ही लोग दुकानदार भी। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद ही लेते थे। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ चबूतरे पे वो जाते हैं वहीं पर वो रंगमंच बना लेते हैं। मतलब पत्तों से क्या बोलते हैं उसे, अ, गीली मिट्टियों से, कपड़ों के खोंचों से और इन सब से वो पैसे भी बनाते, मिठाइयाँ बनाएं, जलेबियाँ बनाएं। वही दुकानदार बन जाते हैं बच्चे, वही जमींदार बन जाते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो भी थोड़ा बहुत उनसे सामान खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर वो लोग घरौंदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार घर बनाने लग जाते हैं। धूल से मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनाया जाता, दातून से खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, ठीक है, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बन जाती। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू से चीनी, हम लोग ज्योनार तैयार करते। हम ही लोग ज्योनार करते और ज्योनार मतलब भोजन दावत बनाते और हम ही लोग ज्योनार पर बैठते।
जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के आंत में जिमने के लिए बैठ जाते। जिमना मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। और जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, जब पिताजी आ जाते थे तो वो अपना घरौंदा वहाँ पे बिगाड़ के आगे बढ़ जाते थे। वे भी हंसते पुसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाती। एक कोने के चबूतरे दूसरे कोने पे बारात लेके जाते थे, शहनाइयाँ बनाते थे, टूटी चूहेदानी की पालकी बन जाती थी, वही लोग समधी बनते थे और बकरे पर चढ़ के आते थे। वहीं काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिया का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंस हंस कर भाग जाते। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब दुल्हन भी आ गई, बारात भी हो गई, उसके बाद लड़कों की मंडली जुटती। वो लोग इकट्ठा होके क्या बनाते हैं राय कि चलो चलो खेती करते हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी जड़ गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराही पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मूठ खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ बीज बना लिए जाते और ठेठा हल जुआड़ा। बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते। काटते समय गाते, क्या गाना गाते थे? यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उन्होंने बारात निकाली, दुल्हन घर आ गई, फिर उन्होंने प्लान बनाया बच्चों ने कि चलो खेती करते हैं। खेती भी उस चबूतरे में ही कर ली। उसी चबूतरे में उन्होंने पहले दुकान सजाई, उसी में घरौंदा भी बनाया, उसी में भोजन की तैयारी की। बारात उस चबूतरे के दूसरे चबूतरे तक लेके गए, दुल्हन भी आ गई और अब वो खेती कर रहे हैं उसी चबूतरे पर। क्या बता रहे हैं कि चबूतरे की जो नीचे की गली होती है वहां पे कुआं बना दिया जाता। ठीक है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाही पर चढ़ाकर लटका देते और दो बैल बनकर मूठ खींचने भी लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता, जितने भी कंकड़ है उससे बीज बना लिए जाते और ठेठा हल जुआड़ा। बहुत मेहनत से खेत बोए जाते, पटाए भी गए, फसल भी तैयार हो गई और जुताई भी होने लगी। जुताई के समय क्या गाना गाया जा रहा है? ऊंच नीच में बई बिकियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कौन सा गाना गा रहे हैं? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। कसोरे का सूप बनाते। कसोरे का मतलब होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा। ठीक है। मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या। उसके बाद ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर टक कर हम लोग के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, वो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी सूत पिसान की मोटरी। चलो भैयो भाइयों ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। अरहर। इसी पर
एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बिस की सूरज आज तक याद है हमें। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिल्लाई। लेकिन बरखा न रुकी, फिर भी मूसलधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है ना, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारा बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पे टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होने का मतलब होता है गायब हो जाना। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी मतलब विनती करके घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ, ना खेलब जुआ। बच्चे क्या गाते नाचे जा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। मतलब माता गरर गरर पुआ बना रही है, हम पुआ खाएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। इसका मतलब क्या है कि राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, अपना भर पेट चिड़िया खाना खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों को बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, रोते रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई आटा चिट, किसी का सर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए।
हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हमने उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अम्मिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख कर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हुए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वो खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।